नमस्कार साथियों। आज हिंदी की जानी-मानी लेखिका उषा प्रियमवदा जी का जन्मदिवस है और उन्हीं के जन्मदिवस पर हम उनकी एक कहानी का पाठ लेकर के अपने पन्ने पर उपस्थित हुए हैं। उषा प्रियमवदा मूल रूप से स्त्रीवादी लेखिका हैं, जो प्रवासी हिंदी साहित्यकार के रूप में जानी जाती हैं। मूल रूप से उनका जन्म कानपुर में हुआ, लेकिन वो बाद में जाकर के अमेरिका में रहने लगी और अभी भी अमेरिका में ही रह रही हैं। उषा प्रेमवदा जी की कहानी विविधता से परिपूर्ण है और जब हम वापसी की बात करते हैं, तो वापसी भारतीय परिवेश में अजनबीपन के बोध की कहानी है, जिसमें नौकरी पर बाहर रहने के कारण उनके मुख्य किरदार जो उस कहानी के हैं, गदाधर बाबू की लंबी कल्पित अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। उषा जी मूल रूप से जो मध्यवर्गीय जो ढांचा है, मध्यवर्गीय परिवार है, उसकी नियति को वो लिख रही थी। उसकी नियति क्या है? मध्यवर्गीय परिवार की नियति ही पैसा है, जिसमें एक इंसान पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता है और अंत में जब वह जीना चाहता है, तो वो नियति उसे जीने नहीं देती है। वापसी कहानी उषा प्रियमवदा की प्रथम कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल से उद्धृत है और वापसी कहानी ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने आजादी के बाद मध्यवर्गीय जीवन के विविध पहलुओं को उजागर किया है। शहरी जीवन की जब हम बात करते हैं, मध्यवर्गीय जीवन में जब शहरी जीवन की बात करते हैं, तो उसमें जो बढ़ रही जीवन में उदासी है, अकेलेपन है, ऊब है, आदि का उन्होंने बहुत ही गहरे यथार्थ बोध का परिचय अपनी कहानी में दिया है। तो वापसी की कहानी मध्यवर्गीय जीवन के विविध पहलुओं को उजागर करती है। पूरी की पूरी कहानी गदाधर बाबू के इर्द गिर्द घूमती है और जो मध्यवर्गीय जो परिवार है, उसके वर्ग के जो यथार्थ को ये प्रस्तुत करती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे कमाने के लिए बाहर रहता है और अंत में जाकर जब वह जीना शुरू करता है, तो वह उसी परिवार से दरकिनार कर दिया जाता है। किसी न किसी तरीके से उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह जो है अपने ही घर में एक तरह से रहने लायक नहीं है, या उसे साइड में कर दिया जाता है। अपने ही घर में, अपने ही परिवार, अपने ही बच्चे, अपने यहाँ तक कि अपनी पत्नी के द्वारा भी। यह मैं सिर्फ गजाधर बाबू की कहानी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज जब हम मध्यवर्गीय परिवार की बात करते हैं, खास करके शहर की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा हमें अक्सर देखने को मिलता है कि हम जिस परिवार के लिए, अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए जितना हम कुछ करते जाते हैं, लेकिन वही परिवार में हम उपेक्षित होकर के रह जाते हैं। तो हम उषा प्रियमवदा जी की कहानी के बारे में बात नहीं करने आए हैं, हम उनके कहानी का पाठ सुनने के लिए आए हैं, जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी हैं, उज्ज्वल शुक्ला, उनके द्वारा उनकी कहानी का पाठ किया जाएगा। उषा प्रियमवदा मूलतः अपने जो कहानी के ढांचे के लिए मशहूर हैं, उनकी एक पुस्तक है 55 खंबे लाल दीवार, जो उनकी बहुत चर्चित पुस्तकों में से एक है, उसको अक्सर लोग पढ़ते हैं। और उनके कॉलेज के दिनों में जो जब लेडी श्री राम कॉलेज में थी, तो वहाँ पर जो लाल दीवारें हैं, उनको केंद्र में रख कर के, वहाँ की स्थितियों को केंद्र में रख कर के वो उनका उपन्यास लिखा गया। उनकी एक और उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, जो बेहतरीन उपन्यास, जो आज हमें कम से कम उषा प्रियमवदा जी के जन्मदिवस पर उनकी कुछ कहानियों से, उनके किसी उपन्यास को लेकर के पढ़ना चाहिए, उनकी कहानियों से गुजरना चाहिए, तब जाकर के हमें अपने मध्यवर्गीय परिवार के जो यथार्थ हैं, उससे हम रूबरू हो सकते हैं। तो हम आगे कहानी पाठ के लिए उज्ज्वल शुक्ला को मंच समर्पित करते हैं। सभी को नमस्कार। और
हम आज पढ़ने जा रहे हैं उषा प्रियमदा की कहानी वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमे सामान पर एक नजर दौड़ाई। 2 बक्से, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया। जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधते हुए बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिख देना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नंग लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह विछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी की आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि से उनका जीवन लगभग सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार का साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते खेलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रतिक्रिया न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहते और मना करने पर भी ये थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सज्जल आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे होठों पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। इसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रख के शायद रात की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरा हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप्प से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र सिर हिलाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उसे उनके मन में थोड़ी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहुत चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली,
रहने दो, तुम्हारी अम्मा अब आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्ध का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी को डाल दिया। उन्हों उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू ने मन में फांस सी कसक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, झूठे बर्तन पड़े हैं सारे घर में, इस घर में धर्म कर्म कुछ है नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में पति की ओर देख कर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूड़ियां और जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देरी नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा सा भी हाथ नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, अब वो शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जानने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहां घुसना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर लौटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी ने अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचार के मर्तबान, दाल, चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी से बांध रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े पड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरकस उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने था, गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के गड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। घर का रवैया वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्चा कम करना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब है, न मन का पहनना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें स्वभाव सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वह जिम्मेदार थे। तुम्हें कमी किस बात की, अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही तो आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा,
कहने के साथ ही अनुभव किया कि यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी। ऐसी ही उनकी पत्नी भी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, रसोई करने गई थी, देखो क्या होता है। कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह जो आज स्त्री है, वो उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी की भारी शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था, श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्वंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे, फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर कह उठी, लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और कहकर अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फुला हुआ था। देखा, बहू को चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाले हाथ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेंगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। होंठ भींचकर करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात को भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक न निगला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर खड़ा उठ बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तुम ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा है। तुमसे खाना बनाने को किसने कह दिया, नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी तो बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसे खाना बनाने तक नहीं सऊर है। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को रसोई में देखकर कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो। पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाओ, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हुआ है। पत्नी की बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्द ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिताजी से बची बची रहने लगी। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2 एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिताजी से नहीं बोलेगी। फिर उनकी पत्नी ने सूचना दी कि अमर अलग होने की सोच रहा है। क्यों, गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ कह दिया, अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे, मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन के ताने देती थी। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी, गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिला कर जताया, नहीं। पहले अमर घर का मालिक बना रहता, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यहीं अड्डा जमा रहता, अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आ जाता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं। अगले सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप रह गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयों कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने के लिए दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उस पर मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आया। निश्चित जीवन
सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल-पहल, चित-परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खट-खट, जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ राजी रामजी मल के मील के कुछ लोग कभी-कभी पास आ बैठते। वह उनका दायरा था, वही उनके साथी थी। वह जीवन अब उन्हें खोई विधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह ज़िंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा, उसमें उन्हें एक बूँद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटपट, उसी में गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर में किसी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई तक की जगह नहीं, तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई, तो वहाँ चले जाएँगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं, तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच ही चादर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेन माँगने आया, तो उसे बिना कारण पूछे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा होने के बाद भी पड़ोस में रही, तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सब बड़ा गम था। सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे थे, इससे वह अनजान बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने की कारण की शांति ही थी। कभी-कभी कह उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक़्त का भोजन ही की थाली रख देने के से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन को केंद्र नहीं हो सकते थे। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए वो उत्साह बुझ गया था। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व अब वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसे असंगत लगने लगी, जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाना खाने को बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता कि उनके रहन-सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च तो बिल्कुल बेकार है। छोटा-मोटा काम है घर में, 3 मर्द हैं, कोई न कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं बहुत खर्च है। यह वार्तालाप सीधा-सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे-बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिए। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ आटा पिसाने जाऊँगा, तो यह मुझसे नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था। मैं कॉलेज भी जाऊँ और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊँ, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर गुनगुनाया। चुपचाप पड़े रहें, हर चीज़ में दखल क्यों देते रहते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे, इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में कोठरी में आई, बिजली जलाई तो गाजरदार बाबू को लेटे देखकर सिपट आई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए, पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ से निकली और आंचल से पोंछती हुई गजाधर बाबू के पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा।
खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकबका कर कहा। मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी है, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा, पतला सा बिस्तर, उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में ले गजाधर बाबू रिश्ते पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठलियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। समाप्त। तो ये हमने कहानी पढ़ी वापसी, उषा प्रियमवदा जी द्वारा लिखी गई है। निश्चय यह कहानी जो नई कहानियों की एक विशेष नई कहानियों में एक विशेष कहानी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार में जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसको दिखाती है हमें। हम ये देखते हैं कि जो गजाधर बाबू हैं उन्होंने तो काफ़ी सपने सजाए हैं। उनका पूरा जीवन परिवार को चलाने के लिए पैसे कमाने में लग गए। और जो मध्यम वर्गीय इंसान होता है वह अक्सर सपनों में जीता है। वह पैसे कमाने के जुगाड़ में लगा रहता है, फिर पैसे कमाता है और उसके स्मृतियों में एक स्वप्न था। उसकी स्मृति में एक स्वप्न है, जो स्वप्न गजाधर बाबू के साथ चल रहा था कि मेरी पत्नी ऐसी होगी, मैं जाऊंगा तो वो पहले की तरह इंतजार करेगी। लेकिन जब वो घर लौटते हैं तो वो मध्यम वर्गीय इंसान का सपना टूट जाता है। यहाँ पर हमें चारपाई जो देखते हैं वो कितना अच्छा प्रतीक के रूप में उषा प्रियमवदा जी ने दिखाया है। पहले चारपाई एक मेहमान की तरह बैठक में लगी रहती थी, तो गजाधर बाबू शुरू में जब आए तो वो एक मेहमान की तरह थे। फिर वह चारपाई उस कमरे में चली गई जहां पर अक्सर अंधेरा रहता था, और जो सारे सामान है, जो सारे सामान जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है, वो सारे सामान वहां पर पड़े हुए हैं। और गजाधर बाबू वहां पर ऐसे पड़े हुए जैसे वो भी किसी काम के नहीं रह गए हैं। फिर जब गजाधर बाबू चले जाते हैं तो चारपाई भी घर से बाहर निकाल दी जाती है। इस चारपाई की स्थिति में हम गजाधर बाबू की स्थिति को देखते हैं कि वहां पर अब उस घर में चलने की जगह नहीं है। उनकी पत्नी कहती है, मतलब गजाधर बाबू जब तक थे वो घर बिना किसी काम का रह गया। उनकी पत्नी जो है वो पूरी कथा में हम देखते हैं कि वो अपने रसोई को लेकर, अपनी गृहस्थी को लेकर बड़ी चिंतित है। अब उस पत्नी की दुनिया उनकी गृहस्थी बन गई है। यही मध्यम वर्गीय स्त्री है कि उसकी दुनिया गृहस्थी है। अमर की शादी हो गई है, उसकी बहू है, अमर की पत्नी है, उसकी बहू भी गृहस्थी संभाल सकती है। लेकिन जो उनके अंदर एक भावना है गृहस्थी को लेकर उनकी पत्नी के अंदर, वो उन्हें अपने पति के भी पास नहीं रहने देता है। जब गजाधर बाबू अंत में पूछते हैं कि साथ चलोगी, तो कहती हैं कि गृहस्थी कौन देखेगा। और जैसे ही गजाधर बाबू जाते हैं वैसे उनकी पत्नी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। हम एक वरिष्ठ आदमी का अकेलापन देखते हैं। शायद यही सब कारण है कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम जो है उनमें वृद्धि हो रही है। आदमी जीवन भर व्यस्त रहता है, पैसे के पीछे भागता है, फिर वह जैसे ही किसी काम का नहीं रह जाता है, पैसा कमाने लायक नहीं रह जाता है, तो उसका मूल्य धीरे धीरे घटने लगता है। उषा प्रियमवदा की जो कहानियां हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार में यथार्थवाद जो है, जो एक यथार्थवाद है, हम कट यथार्थ जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम मध्यम वर्गीय परिवार की त्रासदी कह सकते हैं, उसे हमको दिखाता है। परंपरा और आधुनिकता के जो द्वंद्व है, जो दो पीढ़ियों में
हो रहे हैं, जो 2 पीढ़ियों में मूल्यों का द्वंद्व है, हमें उसको दिखाता है। जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया था कि मध्यम वर्गीय परिवार की नियति ही पैसा है। पीयूष भाई ने कहा था, ठीक वही चीज़ हमको दिखाया जाता है। वही हमको कहानियों में, कविताओं में वो बाप हमको एक इमोशनल किरदार के रूप में, एक संवेदनात्मक किरदार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कविता में। लेकिन क्या मध्यम वर्गीय परिवार का बाप भी वही है? हम स्वप्न गढ़ते हैं मध्यम वर्गीय परिवार का। मैं बार-बार कहूँगा कि मध्यम वर्गीय परिवार में जो रहने वाला हर एक शख्स है, न सिर्फ पिता, बल्कि जो वहाँ पर पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, बहू है, सब एक स्वप्न में रहते हैं। दूर रहता है पिता, तो पुत्री स्वप्न देखती है, बेटा स्वप्न देखता है कि बाप पास होते तो कैसा होता। लेकिन जैसे ही हम पास होते हैं, वो स्वप्न दूर चला जाता है, हम यथार्थ में आ जाते हैं। और यही इस कहानी का मूल उद्देश्य था, जो हमें दिखाया गया है। और मुझे लगता कि इतनी सरलता से, इतने बेहतरीन ढंग से, इतने छोटे रूप में कोई और इसको दिखा सकता था। शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद उज्ज्वल भाई। उषा प्रियमवदा की कहानी में हम वापसी में मूल रूप से 2 बार वापसी देखते हैं। एक बार जब गजाधर बाबू वापस आते हैं और जब दूसरी बार वो काम पर वापस जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने आपने सही कहा कि कितने सरल शब्दों में, कितनी सरल भाषा में उषा जी ने इस कहानी में मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ को बहुत ही सटीक शब्दों में चित्रित कर दिया है। और यह कहानी गजाधर बाबू के किरदार को केंद्र में रख करके उन तमाम पिताओं को केंद्र में डाला गया है, जो अक्सर इस तरह की चीज़ों से जूझते हुए नज़र आते हैं, जो अपने ही घर में एक तरह से उपेक्षित महसूस होते हैं। तो कुल मिलाकर के आज उषा जी का जन्मदिवस है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी बिल्कुल। शुभकामनाएँ, रचयिता के पूरी टीम के द्वारा। और हम आप सभी से यह अनुरोध करेंगे कि उषा जी की कम से कम आज एक कहानी से आप ज़रूर गुज़रें, उनको पढ़ें और उसे महसूस करें, ताकि आपको बिल्कुल। उषा जी की कहानियों के बारे में या उषा जी के बारे में पता चल सके कि उषा जी हिंदी साहित्य में किस तरह से यथार्थपरक कहानियाँ लिखने में अपना स्थान, मुख्य स्थान रखती हैं। अब सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। हम फिर कल मिलेंगे एक नए कहानी के साथ में। धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो। कल धर्मवीर भारती जी का जन्म दिवस, तो हम उनकी कहानी गुल की बन्नो के साथ कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। उज्ज्वल भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद भाई।